सबसे अजीब और डरावनी बात तब होती है जब उसको फ़िल्म भी पसंद है, जब उसको डायलॉग राइटर भी पसंद है, जब डायरेक्टर अच्छा है, जब उसको अपनी स्टार कास्ट पसंद है। जैसे कि स्टार कास्ट पसंद ऐसे मतलब जैसे कि काजोल और शाहरुख खान, मतलब वैसा वाला सीन है। जैसे उनकी केमिस्ट्री थी वैसी ऑन स्क्रीन उसकी है, लेकिन उसके बाद भी वो सही से एक्टिंग नहीं कर पा रहा और उसके बाद भी उसकी कॉमेडी क्रिंज लग रही है। मैं कॉमेडी का केस लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ ताकि आपको फ़िल्म क्रिटिक्स आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं वो सही से समझा सकूँ, ठीक है। वो सेट पे आता है, अपनी लाइनें बोल के चला जाता है, वो सही से ध्यान देता नहीं है। आप सेट पर आते हैं, आप ऐसी हरकत कब करते हैं? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक एक्टर है जो एक साल में 4-4 10-10 फिल्में करते हैं, फिर वो कैसे कर लेते हैं? देखो, कुछ स्पेशल केस है जिसमें हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं कि एक एक्टर आया, उसको लाइनें दी, उसने लाइन। देयर आर सम केस जिनमें इन चीज़ों को ओमिट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं, 10-10 फिल्में करते हैं। साउथ के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोहनलाल एक एक्टर हैं साउथ में, केरला में। वो एक साल में 35 फिल्में करते थे, एक साल में 35 फिल्म्स, तो एक महीने में एक फ़िल्म होती थी। तो ऐसे टाइम पे कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको कम से कम 2 से 3 महीने का या 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि आप इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझिए और उसके बाद आप फिर एक्टिंग कीजिए, तब जाके। लेकिन अगर आपको एंड मोमेंट पे, मतलब 11th आवर पे कोई फ़िल्म मिल जाती है, जैसे कि आज ही आप शूटिंग ख़त्म करके आए, अचानक से अगले दिन फ़ोन आ गया, यार तू आ जा। अब आप पहुंच गए अगले दिन सेट पे, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं था एक्टिंग का करने के लिए। या फिर आप अक्षय कुमार की तरह एक साल में 5-5 फिल्में हैं, 4-4 फिल्में कर रहे हैं। ऐसे में कैरेक्टर बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। तो फिर एक्टर अपनी समझ के हिसाब से करता है, क्योंकि उसने कोई होमवर्क नहीं करा अपने कैरेक्टर के ऊपर, तो वो जो करता है वहीं करता है। अगर सेम सिचुएशन तब जाके रिपीट होती है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीधी सीधी बात है, आपके पास कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं था क्या? एक्टर को 11th आवर पे कोई फिल्म ऑफर हुई तो वो सेट पे चला गया, उसने जैसे जो उसको आता था उसने अपने हिसाब से कर दिया, अपने हिसाब से डायलॉग बोल दिया, ये कर दिया, चलो ठीक है, वो तो चलो समझ में आता है। मेन दिक्कत तब हो जाती है जब ये एक एक्टर हर मूवी में ऐसा करने लगता है, या फिर ये उसका एवरेज, मतलब ये उसका नॉर्मल स्टाइल होता है। मतलब समझ रहे हो ना, बिना कैरेक्टर समझे उल्टी सीधी एक्टिंग कर देना। जैसे कि दिक्कत ही हो जाती है जब एक एवरेज एक्टर की प्रिपरेशन प्रोसेस बिल्कुल वैसी हो जाती है जो स्पेशल केस मैंने आपके सामने मेंशन करा। वो 11th आवर पे शूटिंग वाला एक स्पेशल केस है। लेकिन अगर घटिया एक्टर की ये निशानी होती है कि उसको, मतलब आप कितना भी टाइम दे दो, 2 महीने, 2 साल, 3 महीने, 3 साल, क्योंकि फिल्मिंग में तो कई बार कई साल लग जाते हैं, और या फिर आप उसे 1-2 महीना दे दो, या फिर आप उसे 1-2 हफ्ता दे दो, या 11th आवर पे बुला लो कि आज एक ख़त्म करके आए शूटिंग, अगले दिन दूसरे शूट पे जाना है, 2-2 शिफ्टें कर रहे हैं एक दिन में। जो मर्ज़ी सिनेरियो उसके सामने दे दो, जितना मर्ज़ी टाइम दे दो, हर बार अगर उसका इनपुट सेम है तो ये घटिया एक्टर की निशानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जानवी कपूर, उसके बाद दूसरा क्या था, वरुण धवन। कुली नंबर 1 और बदलापुर और भेड़िया को छोड़ के कोई बहुत सारे और भौंकने आ जाएंगे, और फिर जितने भी स्टार किड्स हैं बेसिकली, रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को छोड़ के। तो ये पहचान होती है घटिया एक्टर की, उसको जितना मर्जी टाइम दे दो वो एक ही तरीके की एक्टिंग करेगा। मजाल है उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन कम हो जाए, क्योंकि वो यही मान के चलते हैं क्योंकि वो अमेरिका से पढ़कर आते हैं, एजुकेशन अपनी पूरी करते नहीं हैं। तो एक पढ़े लिखे और अनपढ़ एक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि उनको स्क्रिप्ट भी सही से याद नहीं होती कई बार तो, और कई बार तो स्टार किड्स के केस में ये देखा गया है कि एक्टर को, जो ऐसी नहला दहला कोई घटिया सा एक्टर होता है, नन्या पांडे टाइप, उसको अपनी फ़िल्म की कहानी का ग्राफ भी नहीं पता होता। मतलब उसके पास डेट है, 1-1.5 महीने में पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कोई बहुत RRR पिक्चर में काम हो रहा है, नहली दहली हल्की फुल्की पिक्चर है कोई। मतलब एक्टर्स को ट्रेंड ही होते हैं 2-3 या 6 महीने तक का अच्छा खासा काम करने के लिए एक्टर्स आर ट्रेंड। तो ये भी नहीं पता होता कि उनके कैरेक्टर का ग्राफ क्या जाने वाला है, कहानी का प्लॉट क्या होने वाला है, आगे जाकर कहानी कैसी हो जाएगी या कहानी में क्या होने वाला है। उसको कहानी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो आता है, उसको लाइनें दे दी, उसने रट्टा लगा लिया, इंस्टाग्राम पे 2 रीलें बना दी, 2 पोस्ट कर दी, कपिल शर्मा शो चली गई अपना, मतलब। हाँ, अब आ जाते हैं थोड़े मेन मुद्दे पर, जो बाकी सीधा मैथ्स करेंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ाई करते हैं थोड़ी। 2203 तरीके के सिनेमा होते हैं। एक सिंगल स्क्रीन हो गया, एक PVR टाइप हो गया, जो मॉल के अंदर होते हैं, जिनके अंदर हम लोग जाके फिल्म देखते हैं।
और दूसरा वो हो गया सिंगल स्क्रीन तो बता ही दिया था मैंने, दूसरा मतलब जो पूरा का पूरा एक थिएटर ही खोला हुआ है वहाँ पे, सत्यम टाइप या सिनेपोलिस, सिनेप्लेक्स, आइनॉक्स वगैरह टाइप। हाँ, तो PVR का रेट चल रहा है अभी 220 रुपये क्लासिक का और प्राइम का। हम 220 लेकर के चलेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई करा, फिर बहन चौथी साली आंटी आ गई। इसको हमने मल्टीप्लाई करा किससे, तो मतलब आपको कम से कम एक साल में 36 फिल्में देखनी पड़ेंगी बीइंग अ रिव्यूअर, क्योंकि कम से कम बॉलीवुड एक साल के अंदर कम से कम 48 फिल्में, कम से कम हर महीने में कम से कम 4 फिल्में आती हैं, और उसमें सारी फिल्मों को आपको इंक्लूड करना है, ऑल द बेल्ट, नॉर्थ साउथ, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, इन सबको इंक्लूड करना है। और स्पेशली वो वाली फिल्म जो पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ हो रही हैं, फिल्म्स लाइक RRR सर्व एज द बेस्ट एग्जांपल। तो 48 फिल्में आपको एक साल के अंदर देखनी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो 220 इंटू 48, 4 इंटू 12 से 48 हो गया, 10,560। इतना आपको मतलब 10,000 रुपये की, 10,560 रुपये की खाली टिकट ख़रीदनी है एक साल के अंदर। और इसमें जोड़ देते हैं 2 टके का वो भैंचोद जो खाना देते हैं ना थिएटरों में, चूतियों की तरह, क्या होता है वो बेकार सा, वो मुट्ठी भर पॉपकॉर्न जो 500 रुपये के होते हैं। अब 2 घंटा खाली तो रहोगे नहीं, 2 घंटा भूख भी लगेगी। घर से खाना खा कर आए वो अलग बात है, बीइंग क्रिटिक अगर वो घर से खाना खा कर के आए तो अलग बात है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है मॉल में अगर वो खाना खा ले, अगर वो थिएटर का खाना ना खाए तो भी पैसे लगेंगे, या आसपास कोई जॉइंट होगा तो वहाँ पे भी खाएगा, ऊपर से ट्रैवलिंग का चार्ज भी होता है। तो 200 मान के चल लेते हैं, 200 में बहुत कम अमाउंट लेकर के बता रहा हूँ, कम से कम 500 रुपये का खर्चा एडिशनल भी होगा उसका। तो 500 इंटू 48, 34,560, मतलब आपका खाना, ट्रैवल वगैरह सब कुछ मिला करके इतना आएगा। और 500 रुपये सिर्फ तब है जब मैंने पॉपकॉर्न का प्राइस इंक्लूड करा है। वो मुट्ठी भर पॉपकॉर्न साले इतने महंगे दे देते हैं, तो मैंने खाली उसका प्राइस इंक्लूड करा है, आगे और भी हो सकता है। तो 34,560 रुपये आपको एक साल के अंदर खर्च करने हैं एक फ़िल्म रिव्यूअर बनने के, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ज़रूरी होता है, ताकि ऑडियंस रिटेंशन और हाइप अच्छी मिल सके और आपका रिव्यू स्टैंड आउट कर सके। चैनल ग्रो कराने का यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता है। जैसी फिल्म रिलीज़ हो 48 घंटों के अंदर आपको अपना वीडियो डालना ही डालना है, या फिर 1-2 दिन बाद भी, अगर वो अलग बात है कि अगर आपका सीन, ये सिनेरियो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली शान पराशर नाम का एक रिव्यूअर है, उसका सीन थोड़ा अलग है। वो अमेरिका में अपना जॉब वगैरह कर रहा है, तो सोर्स ऑफ इनकम उसका अच्छा है, तो वो अपने टाइम के हिसाब से या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोस बनाता रहता है जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि वो ऑफिस में भी काम करता है, कनाडा में रहता है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी स्टेबल है। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स है जो फुल टाइम इसको लेकर के बैठे हैं, मैं उनका केस लेकर चल रहा हूँ। 34,560 हो गया, इसमें 17 से 25 रुपये कर दो एडवांस बुकिंग का। उसके पीछे का साफ रीज़न क्या है? उसके पीछे का साफ रीज़न ये है कि एडवांस बुकिंग हर एक फ़िल्म की इनको करनी पड़ती है, क्योंकि आगे जाके ताकि टिकट का लफड़ा ना हो। तो ये हो गया 35,760 रुपये, 35,760। अब इतना सारा अमाउंट आपको सिर्फ पिक्चर देखने में खर्च करना है। इसमें फिर अमेज़ॉन, OTT कंपनीज़ जो भी हैं इंडिया की, उन सब का नाम मैं लेता चलूँगा। डिस्कवरी प्लस, लायंस गेट प्ले, एयरटेल एक्सट्रीम, हीरोस नाउ, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, डिज़नी प्लस हॉटस्टार, हीरोस नाउ, होइचॉय करके कुछ है, जियो सिनेमा, उल्लू, ZEE5, वूट, MX प्लेयर, एयरटेल एक्सट्रीम, बिग फ्लिक्स मूवी, शिमारू, सन नेक्स्ट, TVF प्ले, डिस्कवरी प्लस, बताता जा। इन सब का सब्सक्रिप्शन आपको ख़रीदना पड़ेगा कंबाइंड, तो उसका भी 30,000 रुपया कम से कम सब कुछ मिला के आ जाएगा। एक साल की नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगी और सारी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी इतने में आ जाएगा। तो 65,760 आपका टोटल बिल आ गया सब कुछ मिला करके। अब आ जाते हैं थोड़ी मेन बात पर, क्योंकि जाहिर सी बात है OTT ऐप वाले लालची भी बहुत होते हैं। अगर आप चीपर वर्जन खर्चते भी हैं तो भी कुछ भी करके आपका इतना ही आ जाएगा, क्योंकि सारी ऐप्स का एक साल का सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है इतने का ही आता है।
500-600 रुपये शायद पर मंथ चार्ज करते होंगे, आई एम नॉट श्योर। 1 साल का है पर मंथ का है, चलो ठीक है जितने का भी है अपने हो गया। वैसे भी 30,000 रुपये खर्च ही होने वाले हैं क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में भी आ जाएंगे, और 2-3 हज़ार रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट का भी रखना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना फ़ोन डेटा वगैरह सब इन्वेस्ट करना है और थिएटर में जाके आपको पिक्चर्स भी ख़रीदनी है, तो आपका डेटा पे भी कुछ पैसे खर्च होंगे। तो 500-550 रुपये ऐड कर देते हैं इस पर। इस पर 550 ऐड कर दो, 66,310 रुपीज़, क्योंकि 550 से 600 रुपये का डेटा आपका उड़ जाएगा फ़ोन का, और बैटरी बिजली भी लगेगी आपकी। उसका रेट तो हम नहीं बता रहे क्योंकि मेरे को ज़्यादा आर्यभट्ट की औलाद बनने का शौक़ नहीं है। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। और की वीडियो पे कंटेंट बनाना ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि क्या एक फेमाइन चल रहा है, खाने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, मेरे साथ चलते रहो, तो ऐसे में क्या खाना चोरी करना गलत है? देखो इट्स अ गेम ऑफ डू और डाई, यहाँ पे मोरालिटी इतनी मैटर करती नहीं है। इन लोगों के चैनल वायरल क्यों है? सलोनी आपा या गट्सी लड़का, ये रिपीटेडली एक ही कंटेंट पे बार बार वीडियो बनाते रहते थे। इन लोगों की इज़्ज़त मार्केट में बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली मिल गई क्योंकि इन लोगों ने टारगेट ही ऐसे बड़े लोगों को करा जिनसे व्यूज़ दबा करके आएंगे। किसी बंदे के अगर 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो तुम्हारे वीडियो पे 100 के व्यूज़ आ ही जाएंगे अगर एडिटिंग थंबनेल वगैरह तुम ठीक से बनाओ। और रोस्ट का क्या यार, वो तो कैसा भी चल जाता है आजकल, हर कोई चूतिया रोस्टर ही बन के बैठा है आज की डेट में। तो बात समझ गए ना? तो ये है कि उन्होंने भले ही गंदी हरकत करी, लेकिन एक आम एक यूट्यूबर रिपीटेड कंटेंट बना के हेट स्पीच में अपना चैनल क्यों डरवाएगा? लक्ष्य चौधरी की क्लिप लगा देना जिसमें वो हेट स्पीच में गट्सी लड़का को गरिया रहा है, तो उसमें वो ऐसा क्यों करेगा? उसके पीछे का साफ साफ रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उसका उसमें फ़ायदा है। देखो तुम मेहनत से एक बंदे पे रोज़ वीडियो बनाते हो, रात रात भर जागते हो, तुम एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हो, तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ आ नहीं रहे, चैनल है 1.5 घंटा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुमने यूट्यूब किया नहीं किया, तुम्हारी माँ चुदी पड़ी है बुरी तरीके से। वहाँ पे कल का लुक्खा लौंडा आता है, 5 मिनट का वीडियो बना के चला जाता है जिसमें वो खड़ा होकर बस बकवास कर रहा है, वो भी पूरा कॉपीड है, लेकिन फिर भी उससे कमा रहा है। उसका तो मोनेटाइजेशन होगी, ऑन होगी, कमा रहा है, बढ़िया एकदम है, पैसा है, पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो उसका मतलब मस्त चल रहा है सीन, उसको टेंशन ही नहीं किसी बात की, तो वो इतना कुछ कर पा रहा है। अब ये देखकर तुम्हारी जलेगी और तुम्हारा मन करेगा इससे अच्छा ही कर लेते। देखो सही गलत की बात सिर्फ और सिर्फ तब की जा सकती है जब तुम्हारे पास कोई चॉइस हो। अगर थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हरकत करके अपना फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। उन्होंने दिक्कत का सामना किया, उन पर पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, उनकी बैंड भी बजी थी, लेकिन अब उनकी ऐसी हालत है कि अब वो इतना अच्छा कमा रहे हैं कि अब उन्हें अब लाइफ में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी मार खा करके, थोड़ा से गंदे काम कर करके अगर तुम्हारी मदद हो जाती है तो उसमें गलत क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ना मैं आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ, बस एक छोटा यूट्यूबर ऐसा सोचता है। तो इन लोगों के आने से गेम जो है रोस्टिंग का ना से यूट्यूब का और बिगड़ गया है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, अब इन्हीं को देख करके इनके सब्सक्राइबर कोई एस्पायरिंग यूट्यूबर निकला तो वो कहेगा भैया ने करा ऐसा, गट्सी भाई ने करा, सलोनी आपा ने करा, तो हम भी करेंगे। जितना भी बंदा बड़े बकवास कर सकते हो बोलते रहो। सेम चीज़ ट्रिगर्ड इंसान ने भी करी, 32 वीडियोस निकालता है पिंचक पूजा के ऊपर, तब कोई कुछ नहीं कहता। बस ये वायरल हो रहे थे जब ये नए नए शुरू हुए थे, इन्होंने ये सेम चीज़ करी तो इनको गालियाँ पड़ी। ट्रिगर्ड 10 मिलियन के बाद 50 वीडियो निकाल दे किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और किसी के में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ कुछ उल्टा बोल दे। बोलते हैं लेकिन उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है, मैं कैरी पे अगर मैंने बनाया भी, जैसे कुणाल कामरा ने रोस्ट वीडियो बनाया था तो क्या हुआ था, गाली पड़ी थी उसको और तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो सेम हाल वहीं होता है। देखो मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है। दिक्कत यह है कि सही गलत आप सिर्फ तब चुन सकते हैं जब आप उस हालत में हों, जब तुम्हारी होश ही गया हुआ है। व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस इनफ टू रियलाइज व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, देन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, एंड व्हेन एवरीथिंग कम्स इन योर वे यू आर इन द रॉन्ग लेन। उनके इतनी गालियाँ पड़ी, उनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अचानक से उनके रास्ते में सब कुछ आ गया, उनको सब कुछ मिल गया जिसके लिए तुम क्रेव करते हो। ब्लू टिक आ गया, वेरीफाइड का साइन आ गया, पैसे आने लग गए, मोनेटाइजेशन ऑन होगी, $8,000 या $1,000 आ गए बैंक में, तो कहेंगे भाई और क्या चाहिए फिर। गाली खाई मार खाई हो गया, बॉस में भी तो गाली खानी थी, वहाँ तो गाली खाते रहते 15-20 साल तक कंपनी में जाते कॉर्पोरेट में। यहाँ देखो बढ़िया चल रहा है मामला, अब क्या दिक्कत है। अब 100 के सब्सक्राइबर हो गए तो इज्जत भी बढ़ गई है मार्केट में थोड़ी। अब लोग जो हैं जो थोड़ा पीछे डरेंगे थोड़ा हमसे,
अब ज़्यादा लोग ज़्यादा बदतमीजी हमसे नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के साथ लोग पीछे होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाई अब ये बड़ा आदमी हो रहा है या धीरे धीरे पंगे मत लो। लेकिन एक सेम यूट्यूबर वायरल होने के बाद 2-3 मिलियन के बाद अगर ऐसी हरकत करने लग जाए तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई रोस्टर उस पर वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि चैनल उड़ जाएगा। तो ऐसे ही छोटों को पकड़ता है। मदद वो कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है तो उसको पता भी नहीं वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, क्योंकि वो मदद तो नहीं कर रहा है, वो जाने अनजाने में हेल्प हो रही है। उसको कंटेंट बनाना था, उसने बना दिया, अब उससे मदद हो रही है लेकिन जाने अनजाने में हो रही है। तो मदद किसी काम की नहीं, क्योंकि मदद करने की कभी उसकी वो इंटेंशन थी नहीं, तो उसको उस मदद का क्रेडिट भी नहीं मिलना चाहिए। तो गेम ये है। अब क्या होगा, किसी एक बंदे को टारगेट करके 50 वीडियो निकलेंगे रोस्ट उस पर, और आप भी परेशान हो जाएंगे। अब आप देखते फिरेंगे, बिंज वॉच करो, 5 मिनट का तो है, क्या दिक्कत है। मैं इसीलिए लंबे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता 15-15 20-20 वीडियो ट्रिगर्ड इंसान पे बनाने पे। फिर कहोगे साले हेड स्पीच कर रहा है, तो एक में जितना बोलना है एक में बोल दो ना, क्या दिक्कत है। लंबा है, बोरिंग है, चलो ठीक है, अब इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखो, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यही तरीका है अपने पास, जो है बोल दो, क्या तकलीफ़ है। डर तो है नहीं किसी से, क्योंकि वैसी हमारी ग्रोथ है नहीं। सब्सक्राइबर 18 है मेरे, मैंने दिखा रखा है तुमको, दूसरे पे 9 है, तो फिर मुझे किसी को डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं ठीक है, अपना मामला सेट है। लेकिन ये सब बदमाशी कर कर के, ये सब तिकड़मबाजी और डल्लेबाजी कर कर के अगर उनको ग्रोथ मिल रही है तो हमें भी करना चाहिए। और ना हम इस पोजीशन में हैं कि अगर कोई अच्छा काम करें, यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से चलें। हमें तो कुछ मिला नहीं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें घंटा कुछ नहीं मिला। उनको देख साला, वो 2 टके का गौरव जोन फोकट का शो ऑफ कर करके, कंट्रोवर्सी कर करके कहाँ पहुँच गया, कि छाप रहे हैं कि नहीं बढ़िया। हमें देख, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारा घंटा कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ अपने को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। ईमानदारी की पीपनी बजाते रहोगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। पैसा ही सब कुछ है और फेम ही सब कुछ है। बदनाम है, वी आर इनफेमस, वी आर नॉट फेमस, पर नाम तो है। इनफेमस में भी फेमस होता है, तो बस वही तो चाहिए हमें। कंट्रोवर्सीज़ तो मेरा ही चैनल ग्रो करवाएंगी, क्योंकि मेरा चैनल हाईलाइट हो जाएगा। और अगर एक बार कैरी ने रोस्ट बना दिया तो सब्सक्राइबर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 8 सब्सक्राइबर से 18,000 हो जाएंगे, क्योंकि मेरा चैनल हाईलाइट हो गया ना। उसमें बता देगा अच्छा ये चैनल है जिस पे बना, और बताना पड़ेगा कौन सा क्रिएटर है, मैं मेरा वीडियो चलाएगा। तो हेल्प तो हो रही है ना अपनी, तो करते क्यों नहीं। क्या टेंशन है, क्या तकलीफ़ है। मस्त अय्याशी वगैरह कर रहे हैं वो लोग साले। 2 टके का तुम साले व्लॉग चैनल खोल के हेलो गाइस हाय गाइस करे जा रहे हो। अब तुम्हारी औकात क्या है। अब तुम वहाँ जाओगे, अब कैरी मिनाटी को बोलोगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, वो तो बोल देगा नहीं 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 हम ऐसे नहीं करते। बड़े क्रिएटर पे जाओगे वो तो नहीं बोलेगा, नहीं मतलब किसी भी बड़े क्रिएटर पे जाओगे वो ना बोलेगा, भले वो कैरी क्यों ना हो। कैरी तो सेंसेबल रीज़न के लिए बोलता है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, दैट्स वाई आई अप्रिशिएट हिम। ऐसा कोई मतलब वाली या कोई बात नहीं, उसकी चाट नहीं राउंडर रखे मारे, ठीक है। अगर उल्टा सीधा बोल भी दिया तो वीडियो तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो डर किस बात का। चाटते भी तभी हैं जब बेटा व्यूज़ होते हैं, तो बात ख़त्म। सिर्फ एक फिल्म ट्रेड एनालिस्ट जैसे तराना आदर्श हो गया या कोई ऐसा हो गया, यही सिर्फ आपको बता सकता है कि एक फ़िल्म ने कितने पैसे कमाए। आप नहीं बता सकते। आप तो गूगल पे सर्च करके बोल दोगे 500 करोड़ पार हो गए, इतने पार हो गए, न्यूज़ पढ़ लोगे। तराना आदर्श आपको डेट वाइज, कलेक्शन वाइज बता देगा कि उसका एक ट्वीट होगा कि डे 1 इतना, डे 2 इतना, डे 3 इतना, डे 4 इतना। कम से कम उस ट्वीट की इमेज के ऊपर अगर तुम लोग बात कर लेते ना, क्रिटिक्स इतने भूखे होते हैं रिव्यू डालने का कि वो स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखाते, जो किसी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट ने करा है। उसका काम ही यही है कि फ़िल्म को रिव्यू देना, फ़िल्म को स्टार्स देना, और उसको उसके पैसे भी मिलते हैं। वो भीख नहीं मांगता इंटरनेट पे, और उसका ये भी काम है फ़िल्म की कलेक्शन एक्सप्लेन करना। तुम उस स्क्रीनशॉट को अगर ऐड कर दो ना फ़िल्म में, कुछ मत करो, वीडियो बनाओ, 2 सेकंड के लिए उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर दो कि तराना आदर्श ने या किसी भी बड़े क्रिटिक ने, KRK की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसने फिर इतना ये कलेक्शन है फ़िल्म का और ये मैंने सबूत आपको दिखा दिया है। इनके पास वो स्क्रीनशॉट भी नहीं होता। ये कुत्ते की तरह कुछ भी बकवास करते रहते हैं कि देखो कितनी पिक्चर हिट होगी, देखो कितनी बड़ी हिट होगी, वाह 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 वाह। एक सर्टिफाइड फिल्म ट्रेड एनालिस्ट ही आपको बता सकता है कौन सी पिक्चर चली, कौन सी नहीं। और जहाँ तक बात रही सोशल मीडिया पे कौन सी पिक्चर हिट है, कौन सी नहीं, ये सब कुछ खरीदा हुआ होता है, सब कुछ बिकाया हुआ होता है। करण जौहर ने तक ये बात को पब्लिकली एडमिट कर रखा है कि फेक स्टार्स और समोसा क्रिटिक जितने भी होते हैं, ये 5 स्टार्स पहले ही दे देते हैं फिल्मों को। तो अगर वो कोई समोसा क्रिटिक जो कुछ पैसों के लिए अपना धर्म ईमान बेचकर टट्टी से टट्टी फिल्म को 5 स्टार दे देता है, वो यूट्यूब पे आकर अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल सकता। मेरी बस इतनी सी बात है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिटी आ जाती है, वहाँ पे चाटूखोरी आ जाती है। आज की डेट में तो जो यूट्यूबर है वो भी रिव्यूअर बन गया है।
फिल्म से उसका कोई लेना देना नहीं, एक्टिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, वीडियो बनाता रहता है कॉमेडी वाले और दबा के हर फिल्म का साला रिव्यू डालता रहता है। इट इज़ सच अ मेमोरेबल फिल्म, आई जस्ट ट्रूली लव इट। कितनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ बनाई है देख भाई, क्योंकि उनके पीछे का साफ साफ रीज़न क्या है तुम्हें भी अच्छे से पता है। पीछे का रीज़न ये है कि पहली बात तो ये कि ये लोग, इनको बॉलीवुड में जाना है। जो भी यूट्यूबर है उनका ये मेन एजेंडा होता है कि मुझे कुछ भी करके बॉलीवुड में जाना है, मुझे फेम चाहिए। अब डिपेंड करता है यूट्यूबर किस टाइप का है। मुझे पूरा यकीन है बीस्ट बॉय, शुभ और स्काउट को एक्टिंग से या फिर बॉलीवुड में काम करने से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं ये छाती पर लिख कर कह सकता हूँ किसी की भी, आई कैन राइट इट ऑन पेपर। क्योंकि वो लोग तो गेमर है, उनको तो अपना भाई गेम खेलनी है सारी ज़िंदगी, कॉम्पिटिशन है उन पर और भी काम है। सेम केस गोज़ विद एमीवे बंटा टाइप, अगर कोई ऐसा है तो ये लोग तो अपना कर रहे हैं, बादशाह वगैरह हो गए, इनका तो वैसे भी कोई एक्टिंग से लेना देना नहीं है। तो इन सब का तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन बाकी जितने हैं ये जो अपने आप को एंटरटेनर्स कहते हैं, जो वीडियो बनाते हैं इंटरनेट पे, इनमें से कुछ आर्ट को छोड़कर ये सब बॉलीवुड के दल्ले ही हैं। इनका मेन काम ये है कि मुंह उठा करके हर एक सेलिब्रिटी को अपने चैनल पे बुला लो। अब आ गया सेलिब्रिटी, अब क्या किया जाए, तो अब हर जगह उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फैंस के बीच में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों पावरफुल हैं। तो जो सेलिब्रिटी है वो भी घमंडी है एक नंबर का, लेकिन यूट्यूबर के सामने बड़ा अच्छा बनता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है इसके 40 मिलियन या 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर हल्का सा भी एटीट्यूड दिखाया तो पिक्चर का बॉयकॉट हो जाएगा लाल सिंह चड्ढा की तरह। तो वो चाहता नहीं है हर कोई, अब हर कोई तो चाहता नहीं ना लाल सिंह चड्ढा वाला हाल हो। तो ये बड़ा अच्छा बनते हैं, और जिसके साथ भी कोलैब किया होता है अपने वीडियो में, या जिसको अपने वीडियो में बुलाया होता है, उसके फिल्मों के रिगार्डिंग ट्वीट हर बार हो जाता है, बड़ी अच्छी फिल्म लगी, बहुत मज़ा आया। अब वो ट्वीट पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। और जहाँ तक बात रही, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉलीवुड जाना है तो बॉलीवुड में अपने अच्छे रिलेशंस करने पड़ेंगे, ताकि जब भी उस एक्टर से पूछा जाए आप इस यूट्यूबर को जानते हो, पॉडकास्ट वगैरह और इंटरव्यू तो एक्टर के होती रहता है, तो मुंडी ऊपर करके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान दे के ये बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ इसे, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। और फिर वो जा कर के वो जो यूट्यूबर है, जब भी उसको पूछा जाएगा आप इस फलाने ढिमकाने एक्टर को जानते हो, तो वो जगह जगह उसकी तारीफ़ करता रहेगा। और तारीफ़ करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है कि जस्ट से द मोस्ट रैंडम एंड बेसिक थिंग्स, पर इतनी हम्बलनेस के साथ बताएगा, क्योंकि उसको वहाँ जाना है, उसको वहाँ काम करना है, उसे उनकी चाटनी है। लेकिन हालांकि वो बिल्कुल भी परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप अपनी फेमस हो गए कॉमेडी वीडियोस बना करके, इसका ये मतलब नहीं है तुम दिलीप कुमार हो जाओगे। लेकिन इनको ये बात समझ में आती नहीं है। भाई मनोज वाजपेयी हो तो समझ में भी आता है, तुम ट्रेंड एक्टर हो समझ में भी आता है, ये क्या बात होती है। बिकॉज दे जस्ट प्ले देमसेल्व्स इन एवरी फिल्म। वो एग्जैक्टली कभी मिमिक्री नहीं कर पाएंगे उस सीरियसनेस के साथ। चलो ठीक है, भुवन बाम अच्छा एक्टर है, मैं मान के चल लेता हूँ, ही इज़ अ वेरी फिनोमिनल एक्टर, मैंने भी ताज़ा खबर देखी हुई है। लेकिन भुवन बाम के अलावा भी तो बहुत से लोग हैं। तो जिसको अपने चैनल पे बुलाया है उसी की फ़िल्म का, जैसे उसकी फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उस पर ट्वीट कर दिया, बोल दिया बड़ी अच्छी फ़िल्म है, ये है वो है। आप जा कर के देखें तो पीछे नीचे आपको समझ में आ गया ना क्या सीन चल रहा है, क्योंकि उसको खुद वहाँ जाना है। एक फ़िल्म के ऑडिशन के लिए इतना समझ जाइए, अभी तक आराम नगर करके एक जगह होती है बॉम्बे में, जहाँ फिल्मों के ऑडिशन होते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जो 300 से 200 लोग आते हैं वहाँ पे ऑडिशन करने के लिए। अब ये यूट्यूबर अगर किसी फिल्म का ऑडिशन देने चला गया तो सब कुत्ते की तरह हो जाएंगे, ओ माय गॉड सर वी लव यू, क्योंकि इसके 15 से 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब 15 से 20 मिलियन सब्सक्राइबर है तो भीड़ कुत्तों वाली हो जाएगी। जानते तो उनको हर जगह है, मैं बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशीष बीबी हर्ष कैरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भीड़ इतनी बुरी हो जाएगी, लोग मरे जा रहे हैं, सर प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दो, ये वो। तो जो कास्टिंग टीम वाले हैं, जो अंदर बैठ के ऑडिशन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आप ऑडिशन किसी के सामने जाओगे तो उनकी टीम होती है, तो उनकी नज़र जाएगी बहन चोती कौन आ गया, ये कौन है ये, बड़ा फेमस है यार, लो इसको, तो बड़ा से फेमस है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसर्स को बिना किसी ऑडिशन के भी फिल्म मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत कम बात करेंगे इस बारे में। इन्फ्लुएंसर आपको कभी नहीं बताएगा कि मुझे बॉलीवुड की मूवी कैसे मिल गई। एक ऐसा बॉलीवुड है जहाँ पे बिना कपड़े उतारे या बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे, लड़का हो या लड़की, बिना कास्टिंग काउच के फिल्में नहीं मिलती। तुम सोच के देखो, वहाँ किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को, जिसे 4-5 साल पहले कोई जानता नहीं था, जिसके आज 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसे ऐसे ही ले लिया। भाई उसमें कुछ तो होगा ना ख़ास, तो बस वही चीज़ है, उसको वहीं जाना है, उसका अल्टीमेट गोल वहीं पे है। और जब वो वहाँ जाएगा, वो कपिल शर्मा में जाएगा, तो तुम्हारे जैसे लोग ही नीचे कमेंट करेंगे, ओ माय गॉड आई लव फलाना ढिमकाना यूट्यूबर सो मच, सो प्राउड टू सी हिम हियर। अब उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है। तभी तो उसका अपना लालच है ना उसमें, क्योंकि वो आपको कभी नहीं बताएगा कि ये फ़िल्म मुझे मिली कैसे। अगर उसने ऑडिशन दिया भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ, इससे साफ साफ पता चलता है ना कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। हाँ मैं कह सकता हूँ कि अनन्या पांडे अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, टाइगर श्रॉफ भी कोई कमाल का एक्ट्रेस नहीं है,
लेकिन अगर उसने ऑडिशन दिया और वो रिजेक्ट हो गया तो यूट्यूबर जो अपने आप को एंटरटेनर बोल रहा है, जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, वो अच्छा एंटरटेनर हो सकता है, लेकिन एक एक्टर अच्छा हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार वो अपनी स्क्रिप्ट पे इतने फ़नी जोक्स मार देता है कि कई बार उसकी एक्टिंग हट जाती है। बीबी जब अपना रोल करता है ना, वो बबलू बन जाएगा, कभी होला बन जाएगा, कभी टीटू मामा बन जाएगा। उसके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सही एक्टर है कौन नहीं है। मतलब वो कैरेक्टर के अंदर इमर्स हो जाता है, लेकिन बाकी ऐसे नहीं है। अगर अच्छा होता तो फेमस था, वो अच्छा खासा फेमस था, तो उसको कोई एक आधा साइड रोल तो मिल ही जाता किसी न किसी फिल्म में, लेकिन वो मिला नहीं। तो ये होता है, अच्छा होता है तो उसको ऑफकोर्स सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। अगर उसके सब्सक्राइबर का 1% भी अगर थिएटर में जाके देखने लगेंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। 20 मिलियन का अगर 10% लोग भी जाएंगे, उतनी की अगर ओपनिंग भी लग गई तो भी फिल्म को हिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तो बॉयकॉट बॉलीवुड के चक्कर में बहुत सारी फिल्में डूब रही थी। तो ये है, ये मैटर असली है, इसीलिए इनको बिना ऑडिशन के फिल्मों में ले लिया जाता है। और ये भी उनके हिसाब से चलते हैं, वो एक्टर अच्छा, बहुत अच्छा, उससे बड़ी एक्टर तो कोई है ही नहीं, और ये उसी के हिसाब से चलते हैं फिर, क्योंकि इन्हें अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद इन्हें अवार्ड शो में बुलाया जाता है तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके कोई अवार्ड मिल रहा है, वहाँ जाके सर को नमस्ते करके आ गए। तो बस ये है, इसीलिए बीस्ट बॉय शुभ ने अपने वीडियो में कहा था कि दे आर जस्ट एक्टर्स हु आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स। तो सेम नेटवर्क या यूट्यूब क्रिटिक्स के साथ भी इनको भी बोल दिया जाता है, पहले किसी फिल्म की ज़बरदस्त हाइप क्रिएट करो, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है, लेकिन जब आप उसका कमेंट सेक्शन ऑन करोगे ना किसी भी वीडियो का, आपका दिल दहल जाएगा उस बंदे के सब्सक्राइबर क्या कह रहे हैं, जो यूट्यूब पे क्रिटिक है या रिव्यू डालते हैं मूवी का। वो कहता है थैंक यू सो मच भैया, आपकी वजह से हमारे पैसे बच गए। अब ये वो आदमी है जिसको बॉलीवुड वाले पैसे दे रहे हैं कि भाई तू जा कर के अच्छा सा रिव्यू डाल दे। ये पूरी फिल्म भी नहीं देखता थिएटर में जा कर के, ये बस थोड़ी सी फिल्म देखता है, 2-3 सीन पे सीटियाँ बच गई और वापस आके साला रिव्यू डाल देता है, और पिक्चर की हाइप पहले से बना करके रखता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि 2 से 3 मिलियन भी ना बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये होता है। तो फिर अब जा कर के अब क्या किया जाए, क्योंकि दिक्कत क्या है, मैंने जैसे पहले बताया, इन लोगों पे कोई स्पॉन्सर है नहीं, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है इनके यूट्यूब व्यूज़ हैं। और यूट्यूब व्यूज़ अगर अच्छा पैसा देते तो फिर इतना ज़्यादा अमाउंट यूट्यूबर्स चार्ज नहीं करते। मेन सोर्स ऑफ इनकम हर एक यूट्यूबर का ब्रांड डील्स या स्पॉन्सरशिप होता है, या कभी खुद की कोई कंपनी में स्टेक्स लगा लिया, खुद किसी कंपनी के फाउंडर बन गए, कोई इन्वेस्टर बन गए, वो सब अलग है। तो इन लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को उनकी कमज़ोरी पता है, उनके पास अच्छे खासे MBA वाले मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ वाले, तो उन्होंने इनकी नब्ज़ पकड़ ली कि मुझे अच्छी तरीके पता है तेरे को स्पॉन्सर मिलते नहीं है, तेरे पे पैसे नहीं है, तो एक काम कर, मैं तेरे को 10-15 हज़ार रुपये दे दूँगा, तो मेरी फिल्म का अच्छा रिव्यू कर दे, मेरी फिल्म की हाइप बना दे, अच्छा रिव्यू मत डाल। अब दिक्कत पता है क्या है कि अगर फिल्म का अच्छा रिव्यू कर दिया और फिल्म वास्तव में है बेकार, तो लोग अब सब्सक्राइब कर देंगे, कह देंगे झूठ बोल रहा है। तो क्या करता है, बड़ा चालाकी से काम लेता है, एक तीर से 2 निशाने। पब्लिक को सच्चा रिव्यू दिखा दिया और उससे पहले ज़बरदस्त हाइप क्रिएट कर दी। आदि पुरुष एडवांस बुकिंग रिएक्शन। अब समझ जाओ एडवांस बुकिंग पे रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अगर पिक्चर घटिया थी तो घटिया रिव्यू बना दिया ना उसने, तो उसने बॉलीवुड वालों को नुकसान किया, लेकिन उसने पहले हाइप उसकी अच्छी क्रिएट कर दी, क्योंकि अब उसके सब्सक्राइबर जाएंगे देखने के लिए। आपको लगता है 2-3 मिलियन में क्या खास बात है, हिंदुस्तान की जनता तो 130 करोड़ की है, तो बेटा देख लो इन्फ्लुएंस ना बहुत होता है, क्योंकि वीडियो पे अच्छे खासे शेयर्स भी आते हैं। बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर्स भी होते हैं जो रेगुलर वॉचर्स होते हैं, लोग होते हैं जो कभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते फिर भी देखते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देते हैं। उसके बाद वो 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएगा, बोलेगा कि फिल्मी ये फलाने ढिमकाने रिव्यूअर का हमने वीडियो देखा, चल 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, चल मूवी देखने चलते हैं। अब ये लोग स्कूल और कॉलेज से छुट्टी लेकर के मूवी देखने जाएंगे, किसका फ़ायदा हुआ? आप ही हिसाब लगा लीजिए, सारा खेल आपके सामने बिछा के रख दिया मैंने। जिसके साथ कोलैब हुआ है उसकी हर एक फ़िल्म को अच्छा बोलना है, ट्विटर पे ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है, FB पे ऐसा रिएक्शन देना है, और किसी सेलिब्रिटी ने अगर तुम्हारे को रिस्पॉन्ड कर दिया तो उसको अपनी इंस्टा स्टोरी या यूट्यूब की स्टोरीज़ पर डालना है कि देखो कितना अच्छा आदमी है, मेरी कितनी हेल्प करता है। ये सब किस लिए? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? वो अलग बात है कि रिव्यू अब सच, क्योंकि दिक्कत ये है कि रिव्यू ऑनेस्ट देना है ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, क्योंकि ग्रोथ तो हर एक को चाहिए। लेकिन इस तरीके से करना, बॉलीवुड वालों ने दे दिए पैसे, तो 2 चीज़ें करी जा सकती हैं। एक तो हरामी 1 नंबर का लीचड़ होगा जो घटिया से घटिया फिल्म का अच्छा रिव्यू दे देगा, तो पता चल जाएगा पेड है। दूसरा क्या केस है कि अगर कोई पिक्चर घटिया है तो उसका रिव्यू ऑनेस्टली दे दो, लेकिन उससे पहले उसकी हाइप क्रिएट कर लो। ये आदमी जो है 1 नंबर का दुनियादार है, क्योंकि इससे मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है। आधे से ज़्यादा टाइम में जो टाइटल और थंबनेल डालते हैं समझ में भी नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं वीडियो में। मतलब वीडियो का टाइटल देख करके आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि वो रिव्यू में उसको पिक्चर पसंद आ रही है, घटिया लग रही है। और वो जो पहले स्टार किड्स को गालियाँ देते थे अचानक से उनके बड़े सगे बन गए हैं।
सारा अली खान हैज़ जस्ट इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स। ओ माय गॉड, वरुण धवन ने बहुत बड़ी एक्टिंग करना शुरू कर दी है। तो ये सब क्या हो रहा है? अचानक से कैसे हो गया ये? तुमको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है?